हेलो फ्यूचर नर्सेस, वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग सीरीज करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। यूनिट 1 होगा आज हमारा, जिसे हम लोग वन शॉट में देखेंगे। ये सब्जेक्ट हमारे सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ हम लोग दूसरे को कैसे प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज से, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थर्ड सेम में आप इस सब्जेक्ट से 38 मार्क्स गेन करोगे। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है और हमने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ लिया तो ज़रूरत नहीं है। ये कुछ सच है कि आपका बेसिक जो है, क्योंकि आप नर्सिंग फाउंडेशन में आपका बेसिक क्लियर करवाया जाता है। उस टाइम पे आप हॉस्पिटल जाते हो तो उसी टाइम पे कैसे आपको प्रिवेंट करना है खुद को, दूसरे को इन्फेक्शियस डिजीज से, वहाँ पे बेस आपका क्लियर करवा दिया गया था। बट उतना ही नहीं है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल को अगर आप डीप जानना चाहोगे, अभी आप कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो अभी नर्सिंग के लिए फिर कोई भी मतलब एक सीट होता है स्पेशल, जो कि सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए उन्हें सैलरी मिलती है, मतलब उसी के लिए काम किया जाता है। सो ये चैप्टर, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट है, कैसे पढ़ेंगे पूरा ओवरव्यू मैं दूंगी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्लीज़ आप समझिएगा। बिकॉज ये कभी आपको वो इन्फेक्शन कंट्रोलर बनने का अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो यही से आपका बेसिक क्लियर होगा। इसी से क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये खुद को सेफ रखने के लिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, हम लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए, अदर पेशेंट को सेफ रखने के लिए, कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा मायने रहता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन। स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या हमारा सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो ये है INC वाला सिलेबस। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि आपके लिए सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने सीनियर का देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसी सिलेबस से आते हैं। इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सबको ये फॉलो करना मैंडेटरी है और इसी से क्वेश्चन आते हैं। सो ये बात तो आपको समझ में आ जाएगी कि अगर आपने सिलेबस क्लियर कर लिया तो आपके लिए एग्जाम मतलब इसी से क्वेश्चन आएंगे, आप आसानी से लिख पाओगे कॉन्फिडेंसली, अगर आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो। सो इसमें यूनिट 11 है, यूनिट 1 आज हम लोग। इसके बाद यूनिट 2 हो गया। 3 में हैंड हाइजीन के बारे में ही पढ़ना है, जो कि हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े हैं। डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन यूनिट 4 में आएगा। 5 में स्पेसिमेन कलेक्शन आएगा, जो आप नर्सिंग फाउंडेशन 2 में पढ़े हैं। तो ओवरव्यू इसका मतलब उससे आप रिलेट कर पाते हो। लास्ट हमारा यूनिट रहेगा यूनिट 6 BMW, जो कि आप पढ़ के आए हो ये नर्सिंग फाउंडेशन 1 में, बट इसमें कुछ डीप है, हम लोग पढ़ेंगे इसे भी। सो ये लास्ट नहीं है। बेसिकली ये सब्जेक्ट, जो इस सब्जेक्ट में जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, इसे आप पहले ओवरव्यू कर चुके हैं नर्सिंग फाउंडेशन में। इसके आगे वाले आपको जितने भी चैप्टर मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही पढ़ना है। और ये आपके लिए, अगर आप इसे छोड़ के जाते हो तो फिर बहुत ही मतलब डेंजरस है, और इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये मत सोचिएगा कि हमने ये पढ़ लिया है और ये ईजी है, बट एक बार सिर्फ ओवरव्यू और देख लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो। एग्जाम के 4-5 दिन पहले भी अगर इसे स्टार्ट करते हो बेसिकली रिवीजन करना, तो ये हो जाता है। एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट किया और छोड़ दो, एग्जाम के 4-5 दिन पहले इसे बस पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। सो ओवरव्यू लेने के बाद अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक। आज जो हमारा है उसे ख़त्म करते हैं। वन शॉट होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया था। अदर भी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा पूछा गया, आप खुद देख सकते हो। तो कैसे लिखना है और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सारा इस वीडियो में बताऊंगी। इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, आप क्या सीक्वेंस फॉलो करोगे इन्फेक्शन कंट्रोल लिखने के लिए, सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट तक। सो सबसे पहले देखें कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को ही हम लोग नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। ये तीनों टर्म सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना आके नोजोकॉमियल इन्फेक्शन आएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन 1 में भी देखे थे। ये नोजोकॉमियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, तो फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि इसका मतलब है कि हॉस्पिटल में केयर लेने गए थे और हॉस्पिटल के वजह से इन्फेक्शन हो गया। नोजोकॉमियल इसे क्यों बोला जाता है, तो ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है नोजोकॉमियल। नोजोस है जिसका मतलब डिजीज होता है, और केमेलॉन जो कि ग्रीक वर्ड है उससे बना है नोजोकॉमियल पूरा। तो केमेलॉन का मतलब होता है कि टू टेक केयर ऑफ, कि मतलब हॉस्पिटल में पर्सन क्यों जाता है, केयर लेने के लिए जाता है। तो वहाँ पे जाने के वजह से केयर लेने गया था बट उसे डिजीज मिल गई, तो इसीलिए इस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को या फिर हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन को नोजोकॉमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो आज के बाद आपका ये भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इसे क्यों बोलते हैं।
डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन अगर देखें तो वही बातें फिर से होगी कि दोज इन्फेक्शन विच वेयर नॉट प्रेजेंट इन अ पर्सन एट अ टाइम ऑफ एडमिशन टू हॉस्पिटल। वो जब हॉस्पिटल में आया तो नहीं था उसको कोई भी, या फिर घर में था, मतलब हॉस्पिटल एडमिशन से पहले उन्हें वो डिजीज इन्फेक्शन नहीं थी, बट वो जैसे ही आया हॉस्पिटल में स्टे करने के लिए, रहने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, केयर लेने के लिए, तो उन्हें इन्फेक्शन एक्वायर्ड हो गई। मतलब ये आ गया, उसी को हम लोग, मतलब हॉस्पिटल आने से ये इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। इतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है सबसे, ये आप जैसे कि आप एग्ज़ाम में सुने होंगे कि पॉइंट लिखना होता है, आप टेबल में लिखिए, तो यही सारे पॉइंट को जब भी ये नोजोकॉमियल आए तो इसे आप ऐसे टेबल बना के ज़रूर लिखिएगा। कब हम लोग बोलते हैं नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या फिर हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तीनों एक ही है, तो कब बोलेंगे? आया हॉस्पिटल में और अगर तुरंत वो इन्फेक्शन देखने को मिल रही है, मीन्स कि वो हॉस्पिटल एसोसिएटेड नहीं है, एटलीस्ट वो हॉस्पिटल में एडमिशन लिया और 48 आवर के बाद, मीन्स कि 2 दिनों के बाद अगर उन्हें इन्फेक्शन कोई दूसरा हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, मीन्स कि वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि 48 आवर, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जाएगा तो वो ग्रोथ करेगा, तभी सिम्टम लाता है। इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ में एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़े, तो वो ये प्रोसेस होना चाहिए ना। आप आए और तुरंत से इन्फेक्शन, ऐसा थोड़े होगा कि कोई भी बैक्टीरिया गया और बिना ग्रोथ किए आप में सिम्टम दिखा देगा। अगर तुरंत देखने को मिलता है मीन्स कि आपका इन्फेक्शन घर से ही था, कहीं और से था, हॉस्पिटल से नहीं था, तो ये मीन है। नेक्स्ट, अगर ठीक है वो स्टे रहा हॉस्पिटल में तब तक तो नहीं हुआ, वो घर गया और वो उन्हें 72 आवर मीन्स कि 3 डेज़ के बाद, डिस्चार्ज के बाद अगर उनको इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो भी कंसीडर किया जाएगा कि ये हॉस्पिटल एसोसिएटेड है। मतलब डिस्चार्ज हो गया, हॉस्पिटल से चला गया, तो अब हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि आप तो चले गए, बट अगर गया उस टाइम पे उन्हें इन्फेक्शन हुई थी, मतलब सिम्टम लाने में इतना दिन लग गया, 3 दिन लगा गया, 3 दिन के अंदर अगर दिखा दे रहा है सिम्टम तो वो हॉस्पिटल ही मान जाएगा। इसके बाद अगर दिखा रहा है मीन्स कि हॉस्पिटल वाला नहीं है। तो ये कंसीडर, थोड़ा सा क्राइटेरिया आप ध्यान रखें। और भी क्राइटेरिया है लाइक विद इन 30 डेज ऑफ एनी सर्जिकल ऑपरेशन इन हॉस्पिटल। अगर सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसके 30 डेज बाद तक अगर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है सर्जिकल साइट पे, तो वो भी हॉस्पिटल के ही मतलब माइक्रोब्स की वजह से हुआ है, उसे भी हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। और जैसे प्रोस्थेटिक मैं आपको एडल्ट में पढ़ाई थी, आया जा रहा है और विद इन 30 डेज अगर इन्फेक्शन उस जगह पे देखने को मिल रहा है तो भी हॉस्पिटल ही मान जाता है। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट 3 याद रखिएगा कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब बोलेंगे, हॉस्पिटल में आया और 48 आवर के बाद हमें देखने को मिल रहा है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड। डिस्चार्ज होने के बाद 3 डेज के अंदर उसे देखने को मिल रहा है तो बोलेंगे, और सर्जरी हुई है विद इन 30 डेज अगर देखने को मिल रहा है उस साइट पे इन्फेक्शन तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रिस्क फैक्टर क्या होता है, किन में होने की ज़्यादा चांसेस होती है। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सभी को हो ही जाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हम लोग भी रहते हैं, सारे पेशेंट को नहीं होगा, बट कुछ फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में केयर लेने के लिए बट उनको अदर हॉस्पिटल के माइक्रोब्स उन्हें अफेक्ट कर देते हैं। तो रिस्क फैक्टर अगर सबसे पहले देखें तो हॉस्पिटल एम्बियंस की, मतलब एम्बियंस का अगर आप डीप सर्च करोगे तो माहौल होता है कि वहाँ गया, वहाँ पे जो हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो हाईली कंटामिनेटेड होता है, वेरी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते वहाँ पे होते हैं हॉस्पिटल में। द वेरियस सोर्सेज सच फॉलो लाइक अ फोमाइट हम लोग किससे बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देख के आए हैं कि ऐसी कोई मतलब इक्विपमेंट जो कि उस पर नॉर्मली माइक्रोब्स नहीं होंगे बट आ गया है, कोई जो डिजीज जिनको हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, उसने टच किया, उनके हैंड के थ्रू या फिर स्नीजिंग किया, कैसे भी करके उस एरिया पे अब माइक्रोब्स है, तो उस इक्विपमेंट को हम लोग फोमाइट बोलते हैं। कि अगर उसे हेल्दी पर्सन टच किया, माउथ के पास ले गया, मतलब कैसे भी उनके बॉडी में उसके थ्रू माइक्रोब्स जो हैं वो इंटर कर जाएंगे और फिर डिजीज कॉज कर देंगे। बेडिंग यूटेंसिल वही कि मतलब वो इन्फेक्ट होगा, अब उसको हम लोग फोमाइट बोलेंगे। हॉस्पिटल इक्विपमेंट कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब किया गया था कोई भी प्रोसीजर और फिर बिना अच्छे से उसे डिसइंफेक्टेंट किए, स्टरलाइज किए, सारे टर्म को हम लोग देखेंगे। अगर दूसरे पर्सन को ट्रीट किया जाता है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। स्नीजिंग के वजह से या फिर जो वुंड का जो डेब्रिएंट है वो डस्ट के रूप में ये या फिर एयर में जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो रहते हैं, तो
उसकी वजह से भी इनहेल करने की वजह से चला जाएगा। तो मीन्स कि हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में आना ही एक रिस्क फैक्टर हो जाता है कि हो सकता है कि क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं तो डिजीज कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड अगर रिस्क फैक्टर देखें तो इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब कि कोई भी कट लगाया जा रहा है या तो ट्रीटमेंट के लिए या फिर डायग्नोसिस पर्पस के लिए। लैकिंग एसेप्सिस, अब ऐसा तो है नहीं थेराप्यूटिक या फिर डायग्नोसिस में इन्वेसिव अगर स्टेरलाइज टेक्निक मेंटेन किया जाए, एसेप्सिस टेक्निक मेंटेन किया जाए, मतलब कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ये हम लोग पढ़ के आए हैं और यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये सारे टर्म्स को पढ़ना हमें अच्छे से आता भी एग्जाम में, तो इसका मतलब अभी आप सिंपल ध्यान रख लो कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर करने से पहले। लेकिन अगर ये किया जा रहा है, ये मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो चांसेस हो जाती है। आपने कैथेटराइजेशन किया, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया, सर्जिकल ड्रेनेज किया और उस टाइम पे इस सबसे टेक्निक मेंटेन नहीं किया तो चांसेस हो जाती है कि उस पर्सन को ये नोजोकॉमियल इन्फेक्शन हो जाएगी, अदर माइक्रोब्स की वजह से डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है ससेप्टिबल पेशेंट। किसे बोलते हैं? जिनका इम्यूनिटी इम्पेयर्ड होता है। कौन से वो पेशेंट होंगे? लाइक एजेड पेशेंट हो गए या फिर जो हैवी स्मोकर या फिर एल्कोहलिज्म होते हैं उनका इम्यूनिटी वीक होता है। डायबिटिक पेशेंट, ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लामेशन की कंडीशन बॉडी में होने लगती है। ये सब मोर ससेप्टिबल है सराउंडिंग इन्फेक्शन इन्वायरमेंट विद इन द हॉस्पिटल। ये पेशेंट अगर हॉस्पिटल में इस तरह के पेशेंट हो तो इनका इम्यूनिटी वीक होता है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोब्स इन्हें बहुत जल्दी अफेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पैथोजन। देखिए जो भी माइक्रोब्स है लाइक ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरियल कंडीशन वाले अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो उन लोगों के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है जिसकी वजह से वो अफेक्ट नहीं करेगा। एंटीबायोटिक मीन्स कि बैक्टीरिया को मारेगा, बट कुछ ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन एक अच्छा एंटीबायोटिक है। कई बैक्टीरिया होते हैं जो कि उससे रेसिस्ट है, तो आप एंटीबायोटिक उसे मारने के लिए तो दे रहे हो बट उस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो वो इन्वायरमेंट में फिर ऐसे, क्योंकि वो तो मर नहीं रहा है, वो तो डाई हो नहीं रहा है, किल हो नहीं रहा है, तो ज़्यादा इन्वायरमेंट में होते हो और उसकी वजह से क्योंकि आप दे भी रहे हो और वो किल नहीं हो रहा है तो ये हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्क हो जाता है कि दूसरे पेशेंट में ये स्प्रेड होगा। सो बोल रहा है स्प्रेडिंग थ्रू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट वियर कंटामिनेटेड सरफेस, हेल्थ केयर वर्कर एंड इन्वेसिव डिवाइसेस वेयर देयर रेसिस्टेंट मेक देम डिफिकल्ट टू ट्रीट विद स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। हम लोग किसी भी चीज़ को कोई भी मतलब प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट को ये क्लीन करने के लिए एंटीबायोटिक अगर यूज करें तो वो चांसेस है कि मतलब हम लोग इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो किल हो जाए, बट उसकी वजह से वो रेसिस्टेंट है कि उससे वो किल ही नहीं होता। अब किल नहीं होगा तो चांसेस है कि वो उसी इक्विपमेंट में रह जाए, प्रोसीजर के टाइम पे वो बॉडी में चला जाए, तो ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव मेडिकल टेक्नोलॉजी। आप बोलोगे कि मैम कुछ भी मेडिकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से इन्फेक्शन कैसे फैलने लगा? तो देखिए पहले कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इतना नहीं होता था। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस टाइम पे इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि इस टाइम पे इन्फेक्शन हो ही जाए। तो कहने का मतलब है कि जब टेक्नोलॉजी आई तभी ये हो रहा है, लाइक कैंसर का ट्रीटमेंट तो इस पर भी कीमोथेरेपी देने की वजह से इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि ये इन्फेक्शन की कंडीशन अगर हॉस्पिटल में उस टाइम पे, और ये सब सारी जो प्रोसीजर हॉस्पिटल में ही होगी तो उन पेशेंट में इन्फेक्शन डिजीज देखने को मिलता है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारा रहा हमारा रिस्क फैक्टर। अब वो कौन से माइक्रोब्स हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलता है और किस तरह का इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के वजह से होता है। दीज आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई वहाँ पे भी मैं बताई थी बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। देखिए कि कौन कौन से होते हैं और देखेंगे कि इन सब बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज़्यादा क्या कॉज करते हैं। तो निमोनिया हो गया, सर्जिकल वुंड हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, ये सारे जो हैं वो टाइप के जो कॉमियल इन्फेक्शन है। किसकी वजह से होते हैं, कौन से ऐसे माइक्रोब से जो करेंगे इसको कॉज करवाते हैं? तो निमोनिया के लिए क्लैप्सिला निमोनिया, स्यूडोमोनास एरोजिनेशा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इकोलाई हो गया, इंटेरोकोकस स्पीसीज हो गया, तो इंटेरोबैक्टर स्पीसीज, ये सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि ये हमारे हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और एक पर्सन जो किसी अदर डिजीज कंडीशन की वजह से आया था बट ये
माइक्रोब्स हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में रहने की वजह से निमोनिया कॉज करवा दिया। सेकेंड, सर्जिकल वुंड बहुत ज़्यादा होने की चांस होती है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, जो कि किसके वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, साथ ही साथ इकोलाई। तो ये 1 2 3 4 आपको ऐसे याद करके ही रखना होगा, और ये कितना बार हम लोग पढ़ चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी में भी कि आपको याद हो जाएगा एग्जाम के टाइम पर और आप लिख पाओगे। नेक्स्ट आता है इंट्रावेनस अगर कैथेटर लगती है तो चांसेस रहता है उस वहाँ पे इन्फेक्शन होने की। तो कौन कौन से बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इसमें भी है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया ऐसा है, वहाँ पे भी हम लोग देखे थे माइक्रोबायोलॉजी में, इसके बारे में ये कभी कभी आ जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। ये इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे की वजह से क्या डिजीज कंडीशन क्या क्या होती है वो सब हम लोग देख के आए हैं। जो लोग नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, कैंडिडा स्पीसीज, तो इन सब की वजह से जो है वो इंट्रावेनस कैथेटर से रिलेटेड इन्फेक्शन होगा हॉस्पिटल में। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ये देखने को, यहाँ तक कि हॉस्पिटल स्टाफ में भी ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, इकोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, स्यूडोमोनास एरोजेनेसा, क्लैब्सिला। अब एक बात और, बहुत लोगों को लगता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, बट ऐसा अभी मैं बता देना चाहता हूँ, माइक्रोबायोलॉजी का ये टॉपिक बेसिकली बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में आया था। इसके लिए बैक्टीरिया हो गया, फंगी, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा किसी एक बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। सो ये तो था बैक्टीरिया, जिसके वजह से इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप के बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इनके वजह से ये सारे डिजीज कंडीशन जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। सेकेंड, वायरस देखते हैं, जिसमें कि हेपेटाइटिस बी सी वायरस जो कि ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, इंजेक्शन एंड एंडोस्कोपी। ये इस टाइम पे ये हेपेटाइटिस बी सी ये जो हॉस्पिटल प्रोफेशनल है उन लोगों में भी देखने को मिलता है नीडल स्टिक इंजरी की वजह से। तो ये ब्लड में होते हैं, तो ब्लड बॉर्न है, दूसरे में ट्रांसमिट हो जाएंगे। कुछ और भी वायरस है लाइक रोटा वायरस, जो कि ज़्यादातर चिल्ड्रन में डायरिया कॉज करवाता है। तब चिल्ड्रन आया था किसी और डिजीज कंडीशन की वजह से, बट रोटा वायरस उसमें गया हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से, उसे डायरिया हो गई। इंटेरोकोकस जो कि कॉमन कोल्ड या फिर मेनिंजाइटिस के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करवाता है। आर ट्रांसमिटेड बाय हैंड टू माउथ कॉन्टैक्ट एंड फीकल ओरल रूट। कैसे, ये या तो कॉन्टैक्ट से फैलेगा या फिर फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज आप याद कीजिए, जिसमें कि स्टूल के थ्रू, मतलब वो माउथ के थ्रू इन्फेक्शन जीआई को इन्फेक्ट कर रहा है, और वो फीकल में बेसिकली प्रेजेंट लाइक अ टाइफॉइड प्रेजेंट होता है। और फिर अगर वहाँ से फीकल से कोई भी फ्ली, ये सब जो भी मक्खी है, वो नॉर्मल खाने पे पानी को मतलब इसको कंटामिनेट कर देगी। कोई भी जो नॉर्मल रखा हुआ जो फूड था उसे अगर कोई हेल्दी पर्सन इंजेस्ट करे तो फिर वो भी अफेक्ट हो जाएगा, तो फीकल ओरल रूट के थ्रू इन्फेक्शन उन्हें फैलता है। कुछ अदर भी है, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा, हार्पिस सिम्प्लेक्स, ये सब वायरस है जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ये अभी हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बेसिकली इन्फेक्शन ही है तो जिसकी वजह से हो रहा है। जो कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कम्युनिटी में देखने को मिलती है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, वैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे, बैक्टीरिया वहाँ पे आ गई। सेकेंड, अगर हेल्दी पर्सन आया तो ये उसमें फैलेगा ही फैलेगा। कैसे फैलेगा, क्या क्या रूट होती है, कैसे प्रिवेंट करना है, यही सारी चीज़ें बस हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। नेक्स्ट है, कुछ पैरासाइट एंड फंगी भी होते हैं लाइक ये सम पैरासाइट्स जैसे कि जार्डिया, लैम्बिया एंड फंगी लाइक कैंडिडा हो गया। इनके वजह से आप बोलोगे कि कैसा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा करवाता है। ब्लड इन्फेक्शन इन लोगों की वजह से हो सकता है, एल्बिगन्स एस्परजिलस, तो ये सब लीजन, ये सब बनना, ये सब भी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जो नॉर्मल पर्सन जाएगा अगर हॉस्पिटल में, ये उससे अफेक्ट हो सकता है। तो ये माइक्रोब्स के बारे में भी आपको लिखना होगा कि इतना सारा ना याद रहे तो कम से कम 2-3 नॉर्मल आप हेडिंग पहले हाईलाइट करके और 1-2 के बारे में जरूर लिखिएगा। वायरस में तो याद करने में, बैक्टीरिया में आप स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इकोलाई सबको पता है। इसमें हेपेटाइटिस बी सबको पता है, क्योंकि आप जाते हो, हम लोगों को मतलब इसका वैक्सीन भी लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों में ज़्यादा होने की चांसेस होती है। पैरासाइटिक फंगी के लिए 1-2 आप याद कर लीजिएगा, सो इतना सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट आता है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो किस रूट से जा सकता है, जो नॉर्मल हमारे बॉडी में रूट पाए जाते हैं उसी से अब इस अलग रास्ता नहीं बनाएगा, उसी रास्ते से जाएगा। कॉन्टैक्ट के थ्रू ये
पोर्क में और सीधा जो है वो देखने को मिलेगा लीजन ऐसा। तो एक होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या है कि पर्सन टू पर्सन मतलब टच से ये फैल रहा है। लाइक जो स्टेफाइलोकोकस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस कोकल सेप्सिस होते हैं, ये कॉन्टैक्ट मतलब लीजन इन कंडीशन में इनकी वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ तो लीजन देखने को मिलता है। उसके कॉन्टैक्ट में अगर आप आ गए तो फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल जाएगा। या फिर एक पर्सन और दूसरे पर्सन अगर साथ में रह रहा है, एक को है वो इन्फेक्शन तो दूसरे में भी ये चला जाएगा। इनडायरेक्ट क्या होता है कि पर्सन तो साथ में नहीं आ रहा है बट उसकी कोई इक्विपमेंट लाइक उसका टॉवेल यूज़ किया जा रहा है या फिर वो पेन यूज़ कर रहा था, आपके फ्रेंड को मतलब इन्फेक्शन डिजीज था, उनके पेन पे मतलब कैसे भी वो स्नेजिंग की, ये आया और आपने भी ये माउथ के थ्रू मतलब इसे टच किया, इस पर माइक्रोब्स था और आपके माउथ के थ्रू या फिर कैसे भी चला गया अगर बॉडी में, तो वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट कहलाया है क्योंकि आपके कांटेक्ट में जो इन्फेक्टेड पर्सन था वो डायरेक्ट नहीं आया है, ये पेन आके उसके इन्फेक्शन को आपके में फैलाया। नेक्स्ट है एयरबॉर्न स्प्रेड, जो कि बेसिकली रेस्पिरेटरी के थ्रू, माउथ ये सब के थ्रू हो सकता है, ज़्यादातर रेस्पिरेटरी के थ्रू एयरबॉर्न। सो हॉस्पिटल इन्फेक्टिव में भी स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट, डस्ट और एरोसॉल। ये क्या है सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपलेट और एरोसॉल में बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होती है, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अलग से ही टर्म है ये। तो एरोसॉल को हम लोग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ये बहुत छोटा होता है, मतलब ये 5 mm से भी कम होता है, जो कि अगर ये आया हमारे इन्वायरमेंट में, इसमें माइक्रोब्स हैं, ये बहुत दूर तक जा सकता है, ये एयर में रहता है। ड्रॉपलेट जो है वो 5 mm से ज़्यादा होता है इसका साइज। जैसे कि स्नेजिंग ये सब करते हैं तो वो आप देखे होंगे कि कुछ कुछ जो है वो आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, तो उसका साइजेस बेसिकली। तो ये क्योंकि ज़्यादा होता है तो ये ग्रेविटी के कारण बहुत जल्दी सरफेस पे आ जाता है। बट सबसे ज़्यादा चांसेस होती है एरोसॉल, जैसे कि कोरोना वायरस में उसके एरोसॉल बहुत ज़्यादा थे, बेसिकली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई उस टाइम पे था। तो नॉर्मल मास्क से इस टाइप के इन्फेक्शन को आप नहीं रोक सकते हो, आपको N95 रेस्पिरेटर सब यूज़ करना पड़ता है इस कंडीशन में, क्योंकि वो बहुत छोटा है और यही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि इन्फेक्शन इस रूम में थी और वो अलग रूम तक भी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक इन्वायरमेंट में रहता है। इससे और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर में, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारा। सर ये एयरबॉर्न स्प्रेड जो है वो ड्रॉपलेट हो सकता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन के थ्रू, एक पर्सन स्नेजिंग किया और ड्रॉपलेट इन्वायरमेंट में था, दूसरा हेल्दी पर्सन अगर उसे इनहेल कर लिया तो उसे भी इन्फेक्शन हो जाएगी। डस्ट अगर देखें तो बेडिंग, एक्जुडेट, डिस्पर्ट वुंड, विल ड्रेसिंग, शेडिंग ऑफ स्किन स्केल, उसमें इन्फेक्शियस एजेंट रहते हैं। अगर वो इनहेल कर लिया कोई पर्सन तो मतलब ये चला ही जाएगा जो इन्फेक्शियस एजेंट है, और अगर बॉडी में गया तो फिर इन्फेक्शियस कंडीशन करवाएगी। नेक्स्ट आता है एरोसॉल्स। या एरोसॉल प्रोड्यूस्ड बाय अ नेबुलाइजर हो गया, ह्यूमिडिफायर हो गया, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, इसके वजह से बेसिकली बहुत छोटे छोटे ये रहते हैं। एक इसमें माइक्रोब्स रहेंगे और अगर हेल्दी पर्सन जो नॉर्मल दूसरे डिजीज कंडीशन की वजह से आया था हॉस्पिटल में, उनको भी ये होने की चांसेस रहती है। नेक्स्ट ओरल रूट आता है। ये कॉन्टैक्ट हो गया एयरबोर्न, रेस्पिरेटरी आप देख लिए। ओरल रूट कौन सा हो सकता है? अंडरगो कोलोनाइजेशन इन द गट एंड कॉज इन्फेक्शन वल्नरेबल पेशेंट, जिनका इम्यूनिटी वीक है उनके लिए बोला जा रहा है कि फूड के थ्रू या फिर कैसे भी करके आपके माउथ के थ्रू गट में जाके वो कोलोनाइज हो रहा है, लाइक अ टाइफॉइड वाला जो होता है। पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट हम लोग किसे बोलते हैं? बेसिकली आईवी थ्रू सिंगल यूज एंड डिस्पोजेबल नीडल हो गया, सिरिंज हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजर हो गया, टिश्यू, इस सब के थ्रू कौन सा इन्फेक्शन फैलते हैं? HIV, हेपेटाइटिस B एंड C। ज़्यादातर ये ब्लड IV रूट के थ्रू ये बॉडी में चला जाएगा। सेल्फ इन्फेक्शन एंड क्रॉस इन्फेक्शन, लाइक सेल्फ इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है? सेल्फ का मतलब है कि आपके इस हैंड में इन्फेक्शन हुई थी और ये टच किया और यहाँ भी हो गया, लाइक ये पिंपल में देखने को मिलता है कि पिंपल, ये हम लोग इंट्यूमेट्री में देखे थे कि एक जगह पे पिंपल है फेस पे, मतलब हम लोगों को नॉर्मली फर्स्ट टाइम पता नहीं होता कि इन्फेक्शियस कंडीशन है, यहाँ पे हो रखी है, यहाँ पे ईचिंग हुई, यहाँ टच करने के बाद ये वाला फेस भी अगर आपने टच किया तो फिर बहुत ज़्यादा ये इस तरह से पूरा फेस में फैल जाता है। तो वो क्या है? वो सेल्फ इन्फेक्शन है कि आपका इन्फेक्शन यहाँ फैल गया, इस हाथ से इस हाथ हैंड में आ गया। बट नेक्स्ट आता है क्रॉस इन्फेक्शन, कि ये क्रॉस इन्फेक्शन है कि एक पर्सन से, मतलब इस पर्सन से अगर दूसरे पर्सन में चला जाए तो वो क्रॉस इन्फेक्शन कहलाएगा। तो रूट सिंपल था कि कैसे कैसे फैलेगा, नॉर्मल भी आप माइंड लगा सकते हो कि कॉन्टैक्ट के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एंड ओरल रूट, और एक आता है कि खुद से खुद में या फिर पेरेंटल रूट, जितने भी IM IB ये सब हो गए, और सेल्फ एंड क्रॉस इन्फेक्शन जो कि एक अपने से और एक दूसरे के बॉडी में जाना।
क्योंकि ये 10 मार्क्स का है तो हमें सफिशिएंट कंटेंट लिखना ही लिखना होगा। तो लिखने के लिए और भी मतलब क्या हम लोग डीप जा सकते हैं, तो और हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन होगा, जिससे कि डायग्नोसिस मेड बाय ब्लड कल्चर, इस टाइप के मतलब कि ब्लड में वो फैल गया आईवी के थ्रू या फिर किसी इंजेक्शन इस सब के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, तो उसे कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। अगर ब्लड में है तो फिर ब्लड कल्चर करके माइक्रोब्स को देखा जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ कैसे होता है, तो इन्वेलिंग जो यूरिनरी कैथेटर जो बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है फॉले कैथेटर, तो उसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं जो भी इस बैक्टीरिया सब था पहले भी इसका नाम भी मैं बताई हूँ। हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, ये इस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है ड्यू टू वेंटिलेटर एसोसिएटेड इनहेलेशन ऑफ एरोसोल हो गया, फिर एस्पिरेशन हो गया, तो ये निमोनिया इस टाइप का देखा जाता है। हॉस्पिटल में जाने की वजह से निमोनिया, ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, कि कोई सर्जरी हो रखी हो और वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया जाके आराम से वहाँ पे मीडिया मिल जाती है उसे ग्रोथ करने के लिए, तो वो अर्लियर उसे इन्फेक्शन ही बोला जाएगा, क्योंकि मतलब वही बोल रहा है इन्फेक्शन एट अ साइट ऑफ सर्जरी अर्लियर कॉल्ड इन्फेक्शन। बाद में अगर मतलब वो कोई किसके वजह से हुआ है, वो अदर सिम्टम अगर दिखाती है तो उसका नाम चेंज होगा, जैसे कि हम लोग कम्युनिकेबल इस सब में देख के आए हैं। नेक्स्ट है टाइप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कि इनएडिक्वेट कोई हैंड वॉशिंग कर रहा है तो इसकी वजह से इन्फेक्शियस डायरिया होने की चांसेस रहती है। ये भी कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, 5 मार्क्स में बेसिकली पूछने वाला क्वेश्चन है, कौन से बैक्टीरिया वायरस सबके वजह से हो सकता है, हम लोग डिस्कस करके आए हैं। तो ये था हमारा कितने टाइप के होते हैं। तो ब्लड में गया तो ब्लड वाला, यूरिनरी से रिलेटेड है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिखिए कि कैसे क्या है या फिर कैसे इसे डायग्नोस करेंगे। लास्ट आपको लिखना है प्रिवेंट कैसे करोगे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि हाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, शायद आपको नहीं पता था तो आपने पढ़ लिया। जब भी हम लोग एग्ज़ाम में लिखते हैं तो हमें मानना होता है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता और हम ही सब उन्हें बता रहे हैं। तो अभी आप जो समझ रहे हो वही तो बस एग्जाम में लिखना होता है। तो अब भी आपने जाना कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे फैल रहा है, कितने टाइप के होते हैं। अब मेन है कि आप उससे बचाओगे कैसे। आप तो चाहते हो, आप तो ऐसे वॉरियर हो जो कि इन्फेक्शन को कम कर, मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन को भगाना है। अब एक केयर देना आपका काम है। केयर के वजह से केयर लेने आए और इन्फेक्शन हो रही है तो मेरा पहला ड्यूटी है कि उसे हम प्रिवेंट करें। तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, स्टरलाइजेशन मेथड के थ्रू, जिससे कि माइक्रोब्स को बेसिकली हटाया जाए, पूरा किल किया जाए। ये क्या है टर्म पूछता है एग्जाम में, हम लोग देखेंगे यूनिट में हमारा ये आएगा, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है हमें पढ़ना। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन करना है, ये टर्म भी हम लोग देखेंगे, जिससे कि माइक्रोब्स जो है वो उसकी संख्या रिड्यूस होगी। स्किन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक यूज करेंगे ताकि कॉन्टैक्ट के थ्रू ये सब ना फैले। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उनके फ्लोरा पे है और वो बॉडी में ना चला जाए। वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ हमें, जैसे कि गाउन ये सब हो गया, यूज़ करना है ताकि ये प्रिवेंट हो। आइसोलेट, अगर टीबी बैक्टीरिया था, टीबी हो रखी है पेशेंट को, वो हॉस्पिटल में आया तो उसे हम लोग आइसोलेट कर देंगे ताकि इसमें ना फैले वो इन्फेक्शन। हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिज़ाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज़ वायरल हुआ था, खान सर जैसे कि पटना में जो अभी हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में, जो उनका सेवा का जो भावना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो वो। वो हुआ क्या, मतलब ऐसा बोला जाता है कि एक ही तो दिल है, खान सर कितने बार जीतेंगे। उन्हें नहीं पता मतलब कैसा हॉस्पिटल बनाएगा। वो एक बार पूरा दीवार बना चुके, बट हॉस्पिटल का जो डिज़ाइन है, वॉल का जो ये है, वो अलग अलग होता है। जब एक्सपर्ट को बुलाया गया तो खान सर को फिर बताया गया कि ये जो वॉल है, इससे इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांस है पेशेंट में। तो फिर उसे चाहे जितना भी खर्चा हो, हालांकि उसे खान सर तोड़वा दिए, क्योंकि उनके लिए अभी सेवा ही, मतलब बेसिकली वो काम जो केयर देंगे, वहाँ पे केयर जो मिलेगा उसकी अमाउंट भी कम रहेगी। साथ ही साथ उनका मेन है कि वो दूसरे को अच्छे से अच्छा केयर दे, बट वहाँ पे इन्फेक्शन होगी ऐसा तो खान सर कभी नहीं चाहेंगे। उसे तोड़वा दिया गया। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिज़ाइन भी इम्पॉर्टेंट है। उसे अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल ही रखना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन कम हो। डिज़ाइन जैसे कि अलग अलग आईसीयू होता है, जनरल वार्ड अलग होता है, इमरजेंसी, तो ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अच्छे से रहे। जो बेड का जो
एक बेड इतना फिट पे रहना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ये सब ना फैले, तो ये भी ध्यान देना जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंट हो। इक्विपमेंट का ध्यान रखना है ताकि इक्विपमेंट से तो बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो वो सही से स्टरलाइज ये सब हो। नेक्स्ट आता है पर्सनल, ये क्या है, जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनमें होने के चांसेस रहती है, तो इम्यूनाइज वो रहे क्योंकि वो तो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं, तो इम्यूनाइज करके रखना है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ये सब जो है वो वाला स्टाफ को देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना फैले। जो वॉरियर है वही कहीं, जैसा कि ये जो फर्स्ट में ही बताई कि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये लाइफ टाइम नर्सिंग प्रोफेशन का ये बहुत बड़ा रोल, मतलब ये इसका लाइफ में रहता है। आप कभी भी हॉस्पिटल जाओगे ये सब आपके दिमाग में हर समय रहना चाहिए कि हमें कैसे बचना है इन्फेक्शन से और कैसे दूसरों को बचाना है। सो ये सब इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंट करने के लिए। मॉनिटरिंग करते रहना है, देखते रहना है ताकि अगर कोई कैथेटर सब लगा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन ये सब ना हो। अगर हम लोग रेगुलर वहाँ पे अच्छे से क्लीन करके रखेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। सर्जिकल साइट सबको देखते रहेंगे तो रीजनल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की जैसे सर्जरी हुई है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक, ताकि अब सर्जरी हुई है वहाँ तो मीडिया बन गई है कोई भी इन्फेक्शन के लिए, तो उससे बचाने के लिए क्यों दिया जा रहा है ये सब हम पेशेंट को बताते हुए वो यूज करेंगे जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो नहीं फैलेगी। सो ये था हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। जो आपने नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं, बट कुछ डिफरेंस है। ये 10 मार्क्स में पूछता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी होगा। अभी इसे और इसमें हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, आप अपना रोल भी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि आपसे पूछा, ठीक है, ये कैसे प्रिवेंट करेगा, ये तो नॉर्मल डॉक्टर हो या फिर वहाँ की जो हाउस कीपर है उनको भी पता होगा कि ये सब होना चाहिए, बट आपकी क्या रोल है और आप कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करोगे, ये हम लोग जब पूरा यूनिट पढ़ लेंगे वहाँ पे मैं बताऊँगी। और तभी बताऊँगी कि ये अगर क्वेश्चन आए तो आप कितना कंटेंट और कैसे लिखेंगे, जिससे कि मतलब एग्जामिनर पे कुछ चीज़ें जो आप अपनी रोल लिखते हो ना तब सच में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, और बहुत अच्छा, क्योंकि आपसे कोई क्या, मतलब आपकी सोसाइटी किसी भी प्रोफेशन से उनका जो अपना रोल है वही एक्सपेक्टेशन रहता है, तो जो चेक कर रहे हैं वो भी एक नर्सिंग ही रहते हैं, तो आपका रोल अगर आपको अच्छे से पता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगती है और मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसे देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे बंडल अप्रोच क्या होता है। ध्यान रखिएगा, बंडल अप्रोच आगे मैं बताऊंगी कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इसमें कुछ बातों को ध्यान रखने के लिए बोला जाता है। सो इस बंडल अप्रोच के अंदर ही कि मतलब हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, उसके लिए क्या बंडल अप्रोच है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड जितने भी हमारे सिलेबस में सबको हम लोग देखेंगे। सो सबसे पहले बंडल अप्रोच देखने से पहले आप बताओ बंडल का मतलब क्या होता है। मतलब कहानी हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कि एक लट को ले जाना और उसमें 4-5 कर देना, तो मीन्स कि जब बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग लकड़ी से ही बचपन में समझे थे, तो वो वुड अगर 3-4 हो तो उससे हम लोग बंडल बोलने लगते हैं। सो वही बंडल है। सबसे पहले बंडल अगर देखें तो स्मॉल सेट ऑफ 3 to 5 की स्टेप डेट डन टुगेदर रिड्यूस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के हम लोग ये रिलेशन में देख रहे हैं, तो बंडल अप्रोच का मतलब क्या है कि कुछ स्टेप को लेना कुछ स्पेशल प्रोसीजर में, लाइक जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वो कैसे कम किया जाए उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट जो सबको पता होना चाहिए जिससे कि वो इन्फेक्शन ना हो, तो वो बंडल अप्रोच में जाता है। बंडल अप्रोच का सिंपल सा मतलब है कि सिंपल और इफेक्टिव होना चाहिए, कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब सब कोई उस चीज़ को ध्यान रखे और जब भी कैथेटराइजेशन हो रहा है तो वो बातों को अप्लाई करें। साथ ही साथ इफेक्टिव, कि जो बातें आप अप्लाई कर रहे हो वो सही में काम करे, उसकी वजह से इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड अगर देखें तो ये बंडल जो अप्रोच है उसका ये भी मतलब है कि सेफर पेशेंट के लिए वो सेफ होना चाहिए। क्या है, बेसिकली पेशेंट के सेफ्टी के लिए ही कर रहे हो, वो हम लोग देखते हैं। सो बंडल अप्रोच का अगर आप डेफिनेशन देखना चाहो तो ये एक टूल है मेड अप अप्रोक्सीमेटली 3 to well established evidence based clinical procedure also known as bundle change to prevent nosocomial infection। जो हॉस्पिटल में आने से कोई भी प्रोसीजर हो रही है, लाइक कैथेटर लगाया जा रहा है, वेंटिलेशन पे रखा जा रहा है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जा रही है, तो अब उस प्रोसीजर जो किया जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ स्टेप और लगा के ताकि वो इन्फेक्शन ना हो जाए, वो ही हमारा है बंडल अप्रोच। बंडल अप्रोच जब फर्स्ट टाइम आया था, अर्लियर आया था, तो उसमें 2 बेसिकली था, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, ये बेसिकली वेलफेयर के लिए देखता है। तो तब था सिर्फ वेंटिलेटर और सेंट्रल लाइन बंडल की, मतलब इसके वजह से ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रही थी, तो इसके लिए कुछ की
स्टेप लाया जाना। बट अभी अगर देखें तो जितने भी ये प्रोसीजर है जिसमें हाई चांसेस है इन्फेक्शन के, उस सब के लिए बंडल अप्रोच आ गया है, जो कि ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रोसीजर कर रहे हो। किसके किसके लिए है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। पढ़ना क्या है, कैसे आप प्रिवेंट करोगे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसके लिए क्या ये बंडल अप्रोच है, अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आता है क्लैप्सी और कॉटी में जो है वो कन्फ्यूजन होती है। समटाइम आपसे सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा और 1 मार्क्स में ये आ जाता है, क्योंकि 7 मार्क्स के लिए ये ध्यान रखिएगा आपका होता है MCQ। सो क्लैप्सी का मतलब क्या है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करोगे, ये बंडल अप्रोच में हमें बताया गया है। कॉटी का मतलब एक कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो ये क्या बंडल अप्रोच है, इन सब के लिए कुछ स्टेप आए हैं जिससे कि इन्फेक्शन को, उस स्टेप को दिमाग में रख के, मतलब माइंड में रख के हम लोग बचा सकते हैं। यही हमारा बंडल अप्रोच। तो आप सोचोगे कि मैम इसके अंदर है क्या, प्लीज़ हमें बताइए। हाँ बाबा, हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है बंडल अप्रोच, और आप ही को पढ़ने के लिए दिया गया है कि आप जब ये सब जो प्रोसीजर करोगे तो क्या क्या स्टेप आप अप्लाई कर सकते हो जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। सो जनरल प्रिंसिपल अगर बंडल अप्रोच का देखें कि वो करता क्या है, तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मतलब जो कर रहे हैं वो एकदम सही है और वो काम करेगा। 3 to 5 सिंपल स्टेप हम लोग लगाते हैं कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो उससे होता क्या है, मतलब ऑल स्टेप जो है वो ऑलवेज आपको परफॉर्म करना ही करना है। जब भी आप ये कैथेटर का यूज़ कर रहे हो या फिर जब भी वेंटिलेटर पे है पेशेंट, तो उस टाइम पे आपको दिमाग में रहना चाहिए और अप्लाई ऑलवेज आप करोगे। जिससे होता क्या है कि इन्फेक्शन रेट जो है वो गो डाउन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो जाती है। तो यही हमारा बेसिकली जनरल प्रिंसिपल बंडल अप्रोच का। अब जो सबके लिए है हमारे सिलेबस में सबसे पहला है कि आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को कैसे बचाओगे, इसके लिए क्या बंडल अप्रोच है, या फिर कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव बंडल फॉर कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर एन इम्पॉर्टेंट दैट फोकस ऑन हाई यील्ड इंटरवेंशन। इसमें हाई यील्ड मतलब कि कुछ ऐसे ही काम को करना रहता है, इंटरवेंशन परफॉर्म करना रहता है ताकि इन्फेक्शन उससे कम है। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा है, ABCD अप्रोच को हमें फॉलो करना है। ये से होता है कि अधेरेंस टू जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल, लाइक हैंड हाइजीन आपको करके ही वो स्टार्ट करना है प्रोसीजर को। सर्विलेंस एंड फीडबैक, बेसिकली यूरिनरी मतलब ये भी देखते रहना है। सर्विलेंस आज ही आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये बेसिकली देखता है कि इन्फेक्शन कितना हो रहा है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये सब देखा जाना है। एसेप्टिक इंसर्शन, प्रॉपर मेंटेनेंस, ये जब भी आप कैथेटर लगा रहे हो, मतलब इंसर्शन करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो हमेशा एसेप्टिक टेक्निक के फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स ये आपको यूज़ करना ही करना है। नर्सिंग फाउंडेशन में आप पढ़े तो कि कैसे हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, एसेप्टिक टेक्निक इसके लिए क्या होता है। तो ये सबसे पहला तो ए से आ गया, एडरेंस ऑफ जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल। नेक्स्ट आता है ब्लैडर अल्ट्रासाउंड, अवॉइड इनवेलिंग कैथेटराइजेशन, क्योंकि इनवेलिंग और इंटरमिटेंट 2 टाइप का कैथेटराइजेशन पढ़े थे। इंटरमिटेंट में क्या था कि आपने एक बार जैसे कि सैंपल के लिए ये यूज किया और फिर हटा दिया, लेकिन इनवेलिंग जैसे जो फॉलिक कैथेटर है वो बहुत लंबे समय तक रहता है और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, देखने को मिलता है। तो इसको अवॉइड अगर करें तो फिर इन्फेक्शन कम जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, इनवेलिंग कैथेटर मतलब हर टाइम पे आप यूज ना करो, ये मेन है। आप इसके लिए ब्लैडर अल्ट्रासाउंड करोगे अगर, तो ब्लैडर अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि नॉर्मल जो बात है कि अगर इनकॉन्टिनेंस हो उसके लिए आप इनवेलिंग कैथेटराइजेशन कर दे रहे हो, अब चांसेस है, तो उससे अगर आप ये ब्लैडर अल्ट्रासाउंड करते हो तो आपको देखने से, इमेजिन करने से ही पता चल जाएगा कि अगर ये कॉन्टिन्यूस मतलब ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। जब ये नहीं होता है तो आप सम टाइम उनको नहीं भी नीड था तब भी कैथेटराइजेशन आपने कर लिया, तो उससे पहले अगर आप ब्लैडर अल्ट्रासाउंड करते हो तो कई लोगों को ज़रूरत ही नहीं होती है, और ज़रूरत ही नहीं होती है तब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगी। सो ये बी हमारा आया। सी हम लोग देख लेते हैं, कंडोम कैथेटर और अदर अल्टरनेटिव टू इनवेलिंग कैथेटर। जैसे कि मैं बताई कि इनवेलिंग जो कैथेटर है उसी से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसको जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। सो कंडोम कैथेटर जो है आप पढ़ के आए हो, एलिमिनेशन नीड जो हमारा नर्सिंग फाउंडेशन 2 था, तो उसे यूज़ करना है। ये सिर्फ बाहर से कंडोम की तरह रहता है पेनिस के ऊपर, और मतलब अंदर जा ही नहीं रहा है, कोई भी पाइप अंदर नहीं जा रहा है, तो इन्फेक्शियस एजेंट भी नहीं जाएंगे, तो चांसेस कम रहेगा। तो इसके कंपैरिजन में आप कंडोम कैथेटर अगर यूज करते हो तो भी चांसेस कम हो जाती है।
नेक्स्ट डी से अगर देखें तो डो नॉट यूज इन्वेलिंग कैथेटर अनलेस रिक्वायर्ड। बार बार आपको एक बात ध्यान रखना है, इन्वेलिंग कैथेटर यूज करने से पहले जितना हो सके जब तक ज़रूरत ना हो तब तक उसे अवॉइड करनी, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन मतलब मोस्टली देखने को मिलता है। ई से हमारा लास्ट आ जाता है अर्ली रिमूवल ऑफ कैथेटर यूजिंग रिमाइंडर और नर्स इनिशिएटेड रिमूवल ऑफ प्रोटोकॉल। बहुत लंबे समय जितना मतलब हर एक जितने टाइप के आते हैं टाइप के अकॉर्डिंग उसे हटाना होता है, कई 6 वीक रखना है, फिर जितने भी रखना है वो हॉस्पिटल का भी प्रोटोकॉल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसे हटा देना है, रिमूव कर देना है, नहीं तो इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। तो वो ये एक नर्स को पता होना चाहिए। सो ABCD यही अप्रोच था जो कि कैथेटर यूज करने से पहले सारे नर्स को या फिर जो भी कैथेटराइजेशन ज़्यादातर नर्सिंग करती है तो वो अप्रोच को ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा तो इसमें यही बोला जा रहा है कि इन्वेलिंग कैथेटराइजेशन को आपको अवॉइड करना है जितना हो सके, क्योंकि इसी से इन्फेक्शन देखने। सो ABCD अप्रोच देखें वो भी है जो कि प्रिवेंट करता है बेसिकली जो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रही है उससे। जो बंडल अप्रोच देख रहे थे वो भी उसी से रिलेटेड है, कुछ जो हम लोग 3-4 का सेट देखे थे कुछ इसके लिए है, उसी से रिलेटेड है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आता है प्रिवेंशन ऑफ UTI, तो वहाँ पे आपको कंटेंट डालना होगा, सो देख लेते हैं। एसेप्टिक इंसर्शन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस बंडल अप्रोच में आता है कि जैसे हम लोग देखें कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए और हर समय हमें याद रखना चाहिए और ये सिंपल होना चाहिए। तो सब सिंपल तो है कि आप कभी भी कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके रखना है। डिपेंडेंट ड्रेनेज का मतलब होता है कि ग्रेविटी ड्रेनेज, जब भी कैथेटर लगाया जाता है तो ये मतलब नीचे पेशेंट से नीचे रहना चाहिए। बेसिकली बेड ऐसे जो आप देखे होता है कि ग्रेविटी के कारण वो जो बैग है वो नीचे रहे ताकि वो आराम से उसमें आ जाए जो भी यूरिन है। कंडोम और इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन अप्रोप्रिएट पेशेंट को देखते हुए, मतलब अगर नहीं है जरूरी, हो सके तो इन्वेलिंग को अवॉइड ही करना है। इंटरमिटेंट जब ज़रूरत है पेशेंट में तो यूज़ करना और फिर उसे हटा देना। मीन्स कि इसमें भी जैसा कि हम बताइए कि रिलेटेबल है कि इन्वेलिंग को यूज ही नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से ही इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। डेली असेसमेंट एंड कैथेटर एंड प्रॉम्प्ट रिमूवल, अगर करना भी पड़ रहा है इन्वेलिंग कैथेटराइजेशन, हॉस्पिटल में आप देखते ही हो कि करना ही पड़ता है, तो उसे डेली असेस करते रहना है। साथ ही साथ जब उसका टाइमिंग पूरा हो जाए तो उसे रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेकेंड हमारा पॉइंट था ये कैथेटराइजेशन यूरिनरी के बाद हम लोग नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन अगर देखें, जब भी सर्जरी होती है तो नॉर्मली हमारा स्किन है, स्किन जो है वो नेचुरल बैरियर है। स्किन के अगर आप फंक्शन देखें हो तो इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं जाती है हमारे बॉडी के अंदर, बट ये सर्जरी में क्या होता है कि स्किन हट जाती है जिसकी वजह से मीडिया मिल जाता है, मतलब एक अच्छा मीडिया मिल जाता है माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए। सो वही बोल रहा है कि स्किन इज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन। एनी सर्जरी डेट कॉज ब्रेक एंड लीड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जरी के टाइम पर स्किन हट जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाती है। अक्कर विद इन द 30 डेज आफ्टर सर्जरी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, तो मतलब ये ज़्यादा होने की चांसेस कब तक रहती है? 30 डेज, ठीक, क्योंकि उसके बाद हील होने लगता है, वहाँ पे स्कार आने लगती है। अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन देखें तो ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है सुपरफिशियल इंसिजनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, जो कि जहाँ पे हुआ है सर्जरी, जहाँ पे इंसिजन लगाया गया अगर वहाँ पे ही हो तो वो सुपरफिशियल बोला जाएगा, जैसा नाम वैसे ही याद रखना है। नेक्स्ट आता है डीप इंसिजनल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये अक्कर बीनीथ द इंसिजन एरिया एंड मसल द टिश्यू सराउंडिंग, मतलब कि जहाँ पे हुआ उसके डीप में चला गया, उसके सराउंडिंग मसल जो वहाँ पे थी उसको भी इन्वॉल्व कर लिया। ऑर्गन स्पेस नेक्स्ट हमारा आता है, ये बहुत ही ज़्यादा कि मतलब जिस साइट पे हुई थी वहाँ का ऑर्गन को ही पूरा इन्फेक्ट कर दिया। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या स्ट्रेटजी है, क्या बंडल अप्रोच है? तो इसके लिए जो है वो एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस करना होता है कि जैसे इन्फेक्शन मतलब सर्जरी हुई तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने उसके लिए मीडिया मिल गया तो वो तो ग्रोथ होगा ही, तो वो मीडिया पे जो चीज़ आ रहा है उसके खिलाफ अगर कुछ रख दे तो वो नहीं हो पाएगा। लाइक बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा होने की चांसेस रहती है। सर्जिकल में पहले ही मैं आपको बताई जब हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन का बता रही थी माइक्रोब, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि बैक्टीरिया आ रहा था, तो इसको अगर रोक दे, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रख दे कि जब भी बैक्टीरिया आए तो वो खुद ही मर जाए, तो वो चांसेस है कि इन्फेक्शन नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो आया किल हो गया, तो कैसे ही किसी का कुछ बिगाड़ पाएगा, कैसे इन्फेक्शन कर पाएगा। सो उसके लिए यूज हमें करना है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को। सेलेक्टेड एंटीमाइक्रोबियल एजेंट शुड बी क्लिनिकली इफेक्टिव, सेफ होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, शुड हैव ए गुड
एक्टिविटी स्पेक्ट्रम लाइक सेफेलोस्पोरिन यूज़ किया जाता है जब भी सर्जिकल साइट पे मतलब इन्फेक्शन से बचाने के लिए। प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, डेट इज रिचर ऑप्टिमल कंसंट्रेशन सीरम। मतलब ज़्यादातर अगर आपने बहुत पहले अगर सर्जरी से पहले अगर एंटीबायोटिक दे दिया तो फिर वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली हाफ एंड 1 आवर से पहले दिया जाता है ताकि जब सर्जरी हो उस टाइम पे कंसंट्रेशन अच्छा ब्लड ये सब में हो जाए, टिश्यू ये सब में हो जाए, ताकि इन्फेक्शन उस जगह पे ना जाए। इफ़ द प्रोसीजर इज लॉन्ग दैन हाफ लाइफ एंटीबायोटिक का हाफ लाइफ क्या होता है या फिर ड्रग का हाफ लाइफ क्या होता है, ये मैं इसके बाद फार्माकोलॉजी स्टार्ट करवाऊंगी। सो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मतलब जितना हाफ लाइफ है कि जैसे एक मेडिसिन का 2 घंटे के बाद वो ब्लड में सिर्फ हाफ रह जाता है, तो फिर चांसेस है कि उसका जो स्ट्रेंथ था वो काम नहीं कर पाएगा। तो अगर बहुत कम है और आपका सर्जरी का टाइम बहुत ज़्यादा है तो ड्यूरिंग सर्जरी आप दोबारा से उसे रीडोजेज कर दीजिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि हमने तो एंटीबायोटिक दिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, बट उसका स्ट्रेंथ अगर कम गया तो हो सकती है, तो दोबारा आपको दे देना है। बस यही पॉइंट इसमें बोल रहा है कि प्रॉपर टाइमिंग एंटीमाइक्रोबियल का भी हमें ध्यान देना है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लेकर देखिए हम लोग पहले भी देखें कि टेम्परेचर जो है वो ऐसे नॉर्मल से थोड़ा हाई रहे तो ठीक रहेगा, ताकि वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट रहें, ज़्यादा ब्लीडिंग ये सब ना हो। लेकिन नहीं ये पॉसिबल हो पाता है, ज़्यादातर नॉर्मो ही रहता है, नॉर्मोथर्मिया ही टेम्परेचर रहता है। तो उस टाइम पे ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर रहे, साथ ही साथ थोड़ा सा टेम्परेचर अगर पेशेंट को बॉडी के अकॉर्डिंग चाहिए तो हीटर ये सब का यूज़ कर लेना चाहिए, ये इन्फेक्शन ये सबसे बचाने के लिए, ताकि ये नॉर्मल बातें हैं। ऑपरेशन में भी ऐसे भी ये हेल्पफुल होता है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये चांसेस मतलब क्रिटिकल हो जाती है ओटी रूम का। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ग्लूकोज लेवल, यहाँ पे जो पेशेंट डायबिटिक है ग्लूकोज की वजह से इन्फेक्शन होने की और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती है, तो उनका ग्लूकोज लेवल एटलीस्ट जब सर्जरी हुई है तो वो मेंटेन करके रखना, नहीं तो फिर इन्फेक्शन हो सकती है। सो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का अगर प्रिवेंशन देखें तो 3-4 स्टेप आपको इतना ही याद रखना है कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से हमें प्रोफाइलेक्सिस मतलब बचाव करनी है, प्रॉपर टाइमिंग देखना है, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, और साथ ही साथ अगर ये डायबिटिक पेशेंट है तो उनके लिए हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्लूकोज लेवल उनका सही। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड जो निमोनिया की कंडीशन था, तो उससे आप कैसे प्रिवेंट करोगे। मैकेनिकल जो वेंटिलेशन होता है, पेशेंट आर हाई रिस्क गेटिंग वेंटिलेटर एसोसिएटेड ये निमोनिया। जब वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, खुद से वो पेशेंट अगर ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम पे वेंटिलेशन करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है निमोनिया की। साथ ही साथ उन पेशेंट में पेप्टिक अल्सर का भी चांसेस हो जाता है, बेसिकली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है स्टेटर में कोजल ये ब्रेक होने की वजह से, एस्पिरेशन होने की ज़्यादा चांसेस हो जाती है, एयरवे में दूसरा कोई भी कंटेंट लाइक ये स्टमक का या फिर कोई भी अदर कंटेंट एस्पिरेट होने की इस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होती है। सो ये सब हमें बचाना है, क्योंकि एस्पिरेट करेगा तो उसमें कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे ये एयरवे में जा सकती है। निमोनिया जो होने की चांसेस रहती है बैक्टीरिया की वजह से, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बंडल अप्रोच क्या हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले हेड को एलिवेट करके रखना होता है थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ से जितने एयरवे जो है वो बेसिकली लाइन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से एस्पिरेट होने की चांसेस कम रहेगा, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जाएंगे नहीं। डेली सेडेटिव बेसिकली सेडेटिव यूज़ किया जाता है, तो उसे इंटरप्शन करना है टाइम पे, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा अवेक रह सके और वो कंडीशन में सुधार आ सके। एंड डेली असेसमेंट रेडनेस एंड एक्यूटुवेट कि जो भी वहाँ पे मतलब अगर इन्फेक्शन होगी आपने अर्ली अगर देख लिया तो वो प्रोफाइलेक्सिस के द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। सो डेली असेसमेंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी कोई वेंटिलेशन पे पेशेंट है तो आपको असेस करते रहना, और ज़्यादातर ये सब आईसीयू में होते हैं, तो वहाँ पे एनी टाइम बेसिकली ये 1:3 का जो चलता है कि एक नर्स 3 पेशेंट को देखेगी, तो हमेशा ये अच्छे से देखते ही रहते हैं कि ये क्या कंडीशन है, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। पेप्टिक अल्सर डिजीज होने की ज़्यादा चांसेस होती है, तो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस से बचने के लिए पहले ही दे देना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रोफाइलेक्सिस, आप बोलेगी कि ये क्या है मैम, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैसे होगा। तो जब भी कोई पेशेंट जो है वो वेंटिलेशन पे रहता है तो पेरीफेरल जो एरिया है मतलब लेग तक सही से ब्लड नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की भी वैसे पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होती है। तो पहले से हम लोग उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस का ध्यान रखते हैं, बचाव के लिए ध्यान रखते हैं। डेली ओरल केयर क्लोरहेक्सिन से करना है ताकि ओरली कोई इन्फेक्शन ना चले जाए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हैंड हाइजीन, ग्लव्स, हैंड जब भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशन
हैंडल करना ही होगा, तो वो सब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको यूज़ करना है। यूनिट 2 में बहुत अच्छे से देखेंगे। एडिक्वेट डिसइंफेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस, जो डिवाइसेस यूज हो रहा है उसे डिसइंफेक्टेड भी करते रहना है। तो ये है कैसे आप निमोनिया को प्रिवेंट करोगे। बेसिकली जो चीज़ें जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड से होती है तो उससे बचाव के लिए पॉइंट है, जो कि आप जब वेंटिलेटर पे पेशेंट रहे तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को देखना है, जिसे शॉर्ट में क्लैप्सी बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा। सेंट्रल लाइन कॉमनली यूज टू इंटेंसिव केयर यूनिट, ज़्यादातर आईसीयू में ही यूज किया जाता है। नॉन आईसीयू पॉपुलेशन में भी समटाइम आपको देखने को मिल सकता है, लाइक जो डायलिसिस यूनिट होते हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाना सेंट्रल लाइन का इंट्रा ऑपरेटिवली, या फिर जो ऑन्कोलॉजी पेशेंट होते हैं कीमोथेरेपी ये सब देने के लिए, तो यहाँ पे ये सेंट्रल लाइन का यूज़ किया जाता है। सेंट्रल लाइन अगर यूज किया जा रहा है तो इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है, उससे सीधा ही ब्लड में बहुत जल्दी और हार्ट ये सबको अफेक्ट होने का चांसेस रहता है। कौन कौन सा सेंट्रल वेन कहाँ यूज़ करते हैं, तो नेक में देखें तो जुगुलर वेन का यूज़ किया जाता है, वही हमारे चेस्ट में देखें तो सबक्लेवियन, और ग्रोइन में देखें तो फेमोरल का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे सेंट्रल में आते हैं। सेंट्रल लाइन यहाँ पे ड्रग सीधा वेन में दिया जाना। इसके लिए क्या प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारा बंडल अप्रोच रहता है, तो इंसर्शन अप्रोच कि आप जब इंसर्ट कर रहे हो सेंट्रल वेन का यूज़ कर रहे हो तभी आपको ध्यान रखना जिससे इन्फेक्शन ना हो। मैक्सिमम स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशन लाइक सर्जिकल मास्क हो गया ताकि आपके ड्रॉपलेट की वजह से ना जाए, स्टेराइल ग्लव्स हो गया, कैप, स्टाइल गाउन, ये सब स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो है आपको यूज करना है। स्किन क्लीनिंग विथ अल्कोहल बेस्ड क्लोरहेक्जिन, ना कि आयोडीन में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो जो जिनका ज़्यादा क्लोरहेक्जिन का ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो वो यूज़ करना है। फेमोरल वेन को ज़्यादातर यूज नहीं करना है सेंट्रल वेन के लिए, बिकॉज वहाँ पे ग्रोइंग मतलब इन्फेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, कंटामिनेशन होने की ज़्यादा चांसेस है, तो ये जितना हो सके अवॉइड करना है। डेडिकेटेड स्टाफ सेंट्रल लाइन इंसर्शन एंड कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, जो स्टाफ हो वो वेल हो, मतलब अच्छे से जानता हो वैसे स्टाफ को ही ये, ताकि वो जैसे कि जो नर्सेस ट्रेनिंग होती है उनको तो अब वेन में नॉर्मल नहीं उनसे हो पाता है, मतलब वो सीखते रहती हैं, तो कभी यहाँ इंसर्ट कर रही है कभी यहाँ, तो वो तो चलिए सुपरफिशियल वेन है, इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। बट सेंट्रल लाइन में बहुत ज़्यादा चांसेस होती है, तो वेल ट्रेन ही वहाँ पे वो इंसर्ट करें। स्टैंडर्डाइज इंसर्शन पैक, उसके लिए अलग जितने भी इक्विपमेंट है स्टैंडर्ड तरीके से स्टेराइल तरीके से वो रहना चाहिए। यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड गाइडेंस फॉर इंसर्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर लाइन, आजकल अल्ट्रासाउंड के थ्रू प्रोब के थ्रू वो सीधा डाला जा रहा है, जिससे कि चांसेस मतलब इधर उधर इंजर होने की नहीं रहती है, तो इन्फेक्शन भी उससे कम होगा, तो ये भी यूज होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना रहे, या फिर वो ईजिली जो है वो वेन में एक ही बार में इंसर्ट कर दिया जाए। अगर इंसर्ट मतलब सेंट्रल वेन का यूज कर लिया गया तो आप मेंटेनेंस कैसे करना है, तो डेली रिव्यू ऑफ सेंट्रल लाइन नेसेसिटी, उसको डेली देखना है कि उसका कलर कैसा है, चेंजेस हो रही है, इन्फेक्शन का साइन सिम्टम में सब देखते रहना है। एक नर्स का ये सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आप ही रहते हो 24 आवर उनके साथ। डिसइंफेक्शन प्रायर मैनिपुलेशन ऑफ लाइन, ये जब भी मैनिपुलेट करना है तो डिसइंफेक्शन का ध्यान रखना है आपको। चेंज ड्रेसिंग एंड डिसइंफेक्शन साइड विथ एल्कोहल बेस्ड क्लोरहेक्जिन एवरी 5 से 7 डेज पे, ये आपको डिसइंफेक्ट वहाँ पे करते रहना है, क्लीन ये सब चेंजेस ऑफ ड्रेसिंग को करते रहना है ताकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ना। बंडल अप्रोच से रिलेटेड जितने भी पॉइंट था हम लोग सारे को डिस्कस कर लिया, हमारा क्लैप्सी तक खत्म हो गया। और देखिए शॉर्ट फॉर्म दिया गया है तो आपसे पूछ ही लिया जाएगा, तो एग्जाम से पहले इसका फुल फॉर्म एटलीस्ट क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल बातें ये सब तो आप जानते हो कि अगर सेंट्रल वेन का यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे हमेशा क्लीन रखना है, कुछ जो डीप है एक बार उसे रिव्यू कीजिएगा। मेन है कि आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। लास्ट हमारा बच जाता है सर्विलेंस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का, जितने भी टॉपिक है अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो अगर सर्विलेंस देखिए क्या है बेसिकली, तो सर्विलेंस जो है वो टू मॉनिटर स्टेट ऑफ इन्फेक्शन रेट इसेंशियल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड इवैल्यूएट द कंट्रोल एक्टिविटी। कुछ ना ध्यान रखें, सबसे पहले ये अगर टर्म देखो सर्वे का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को मतलब देखना वो कैसा है क्या है, तो यहाँ हम लोग इन्फेक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो सर्विलेंस में यही होता है कि मॉनिटर किया जाता है कि इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हुआ है। अब मॉनिटर कोई क्यों करेगा, ताकि अगर आपको पता रहेगा कि इतना इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। लाइक बंडल अप्रोच कैसे आया, पहले नॉर्मली जब जैसे कि इसमें बोला गया है कि बंडल अप्रोच को चेंज भी बोल रहे हैं हम लोग, तो पहले जब ये कैथेटर लगाया जा रहा था तो इतना ध्यान में नहीं था कि इन्फेक्शन होगी, लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि कैथेटराइजेशन करने वाले पेशेंट में देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन जो नहीं थी वो देखने को मिल रहा है, मीन्स कि इससे
यहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है, अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वही होता है सर्विलेंस में कि मॉनिटर करता है कि इन्फेक्शन कितना स्प्रेड हो रहा है, आइडेंटिफाई करके फिर उसे कंट्रोल कैसे करना है वो देखेगा। डेफिनेशन अगर देखें तो सर्विलेंस जो है ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, रेट ऑफ ऑकरेंस। बेसिकली यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, इसका मतलब क्या है कि इसमें देखा जाता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि कितना हो रहा है, कितना हो चुका है, या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम में। रेट ऑफ ऑकरेंस का मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम में डिजीज कंडीशन कितना देखने को मिल रहा है। नोजोकॉर्मल इन्फेक्शन दस हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका कुछ ना याद रहे तो इतना आप ध्यान रखिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी प्रोसीजर के वजह से या फिर कितना फैल रहा है उसको देखा जाना, और जब हम लोग उसे देखेंगे तो ऑफकोर्स कंट्रोल भी करेंगे। तो पता करना, देखना, डेटा लेना और साथ साथ उसे कंट्रोल करना, वही हमारा सर्विलेंस। ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इसमें इसका क्या काम है, सबसे पहले ये जांच करेगा, इसके बाद मतलब पता करेगा, असेस करेगा, डेटा लेगा और उसके बाद ये उसको प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। तो वही बातें बस अलग अलग लिखी हुई है। सबसे पहले तो असेसिंग करता है कि डिजीज रेट है कितना, लाइक किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के वजह से या स्टेफाइलोकोकस की वजह से, या फिर जिनको ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रही है, मतलब कैथेटराइजेशन हो रहा है तो उनमें देखने को मिल रही है, तो वो सबसे पहले असेस करेगा। असेसिंग डिजीज रिस्क फैक्टर की, इसके बाद ये देखेगा कि किनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद ये देखता है कि डिजीज कितना ज़्यादा आउटब्रेक हो रही है, जितने भी कम्युनिकेबल, ना कि एक साथ सिर्फ अब यूटीआई क्यों ही लेके नहीं चलिएगा, जितने भी डिजीज सबको ये सर्विलेंस में देखा जाता है। रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रेट हॉस्पिटल, जब ये देखता है तो इसका ये किया क्यों जा रहा है, क्यों डिजीज को देखा जा रहा है, उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए तो ये कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में को अफेक्ट करना, तो ये कितना हो रहा है सबसे पहले वो डेटा स्क्रीनिंग करता है, फिर उसे रिड्यूस करता है। तो यही बात है बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो गया सर्विलेंस का। अगर इसका की पॉइंट देखें तो एक्टिव सर्विलेंस की प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस रेट देखा जाएगा कि कितना फैलाव हो चुका है, मतलब प्रिवेलेंस का मतलब है कितना स्प्रेड हो रखा है, मतलब जिन लोगों को डिजीज कंडीशन हो रखी है। इंसिडेंस रेट की मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी होते जा रही है वो सब आप देखोगे, इंसिडेंस रेट ये सब। टारगेट सर्विलेंस की स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई डिजीज कंडीशन फैल रही है या फिर कोई स्पेसिफिक अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हॉस्पिटल से रिलेटेड हम लोग देखें इस चैप्टर में, तो मतलब किसी प्रोसीजर की वजह से टारगेटेड लाइक सेंट्रल वेन का यूज़ किया जा रहा है या फिर वेंटिलेटेड न्यूमोनिया है तो वो ज़्यादा होता है, तो उनके लिए उनका डेटा लेना कितने पेशेंट में हुआ तो इतना को देखने को मिल रहा है, फिर उसे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वो टारगेटेड हो गया। अप्रोप्रिएट ट्रेन इन्वेस्टिगेटर, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो मतलब जो ये काम कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रेंड होने चाहिए ताकि वो डेटा लेने के बाद कैसे उसे कंट्रोल करना है वो चीज़ों को भी समझ पाए और ये अप्लाई कर पाए। स्टैंडर्डाइज्ड मेथडोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि मतलब एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए ताकि उसका कलेक्शन मतलब पता कैसे किया जाएगा, हम लोग अभी मेथड में देखेंगे कि वो कलेक्शन किया जाता है पेशेंट का, पहले तो देखा जाएगा, लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, तभी उसे रोका जा सकता है। तो ये सारे जो है वो मेथड अच्छे से होने चाहिए, स्टैंडर्ड वे में होना चाहिए। जैसे कि अगर कलेक्शन किसी का ले रहे हैं, हम लोग स्पेसिमेन ले रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड तरीके से हो, ये ना कि जो आप स्टैंडर्ड ले रहे हो वहीं पे आपने सेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं किया, दूसरा बैक्टीरिया वहाँ पे था और आपने इंटरप्रेट कर लिया कि यही पेशेंट में है, तो वो तो अनस्टैंडर्ड हो गया। तो ये एक स्टैंडर्डाइज मेथड में होना चाहिए। अब अगर देखिए कितने टाइप का सर्विलेंस होता है, तो ये पेशेंट बेस्ड, लेबोरेटरी बेस्ड सर्विलेंस, इसमें क्या है, पेशेंट बेस्ड का मतलब है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन आर काउंटेड रिस्क फैक्टर असेस्ड एंड पेशेंट केयर मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट को आप देख रहे हो, सिम्टम को उसको का देख रहे हो, तो वो पेशेंट बेस्ड हो गया। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी बेस्ड कि मतलब लैब में सैंपल भेज के और कितने को देखने को मिल रहा है। समटाइम होता क्या है कि पेशेंट के अंदर है और वो आपको नहीं दिख रहा है सिम्टम के रूप में, लेकिन अगर लैब में जाएगा, उनके ब्लड में रहेगा, उनके जो भी स्पेसिमेन गया है तो वो तो देखने को मिल जाएगी। तो वह यही टू टाइप हम लोग ये पेशेंट बेस या फिर लेबोरेटरी बेस देखें। सेकेंड देखते हैं कि
प्रायोरिटी डिटेक्टेड एंड कम्प्रहेंसिव सर्विलेंस। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि फोकस ऑन प्रोसेस पेशेंट स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जब आप मतलब कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर करने जा रहे हो तब उस टाइम पे इन्फेक्शन है सबकी चांसेस सबका ध्यान रखना। और कम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है, इन्वॉल्व कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ ऑल पेशेंट एज पर ऑल इवेंट एंड प्रोसेस। हर एक टाइम पे ध्यान रखना है इस चीज़ को कि इन्फेक्शन ना फैले या फिर फैल कैसे जाती है, उसे रोकना कैसे है। और अभी ये कम्प्रहेंसिव ही ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि आप हर टाइम पे अगर ध्यान रखोगे तभी आप इन्फेक्शन से बचा सकते हो। तो इस तरह से जो है वो डेटा को लिया जाता है और मैनेज किया जाता है। तो इतने सारे टाइप हैं कि या तो पेशेंट को देख लो या फिर लेबोरेटरी को देख लो या फिर कोई आप प्रोसीजर कर रहे हो तो वहाँ पे देखना, या फिर ऑल टाइम देखते ही रहना कि कब कैसे फैल रही है और कैसे हम लोग बचा सकते हैं। हमारा सर्विलेंस भी खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एंड कमेटी के बारे में हमें देखना है। इसके बाद में बताऊंगी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसे पूरा कैसे लिखना है। और इससे पहले मैं बता दूं, जिनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो आपको नोट्स व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। नोट्स के अगर मैं फीचर बताऊँ तो INC का जितने भी टॉपिक है उसमें इंक्लूडेड रहेगा। मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए सिंपल सा सारे बेसिकली एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा चुकी हूँ, नए हैं उनके लिए बता रही हूँ। माइक्रोबायोलॉजी भी पूरा पढ़ा चुकी हूँ, उन लोगों का भी नोट्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। उन्हें कैसे बेसिकली ये क्या क्या टॉपिक है, कोई सबसे पहले तो एग्जाम पास करने के लिए टॉपिक हमारा कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू INC। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, बहुत लोगों का मैसेज आता है कि मैम मेरे लिए सफिशिएंट है कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी के लिए है कि नहीं। मैं सिंपल से आपको बताती हूँ, अगर आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, INC आप में फॉलो होना ही चाहिए। और अगर INC है तो आपके लिए यही नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप खुद से भी बुक भी कोई फॉलो करते हो तो उसमें सबसे पहले बुक भी परचेस करने से पहले आप यही देखो कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि ह्यूज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है मेडिकल फील्ड में, सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए आप सब चीज़ पढ़ोगे, बट एग्जाम के टाइम पे वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बेसिकली मेडिकल फील्ड में हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहता है। सो एग्जाम के लिए आपको वो नोट्स में सारा चीज़ इंक्लूडेड रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एग्जाम पे क्या पढ़ना है, साथ ही साथ 10 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें रहेगा, ताकि पढ़ने के बाद भी जब कॉन्फिडेंस नहीं रहती कि कैसे लिखें तो वो आपको वहाँ से मतलब समझ में आएगा कि आप 1-2 पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि 38 मार्क्स में, और सबसे बड़ा गलती क्या है इसमें स्टूडेंट का कि लगता है कि सब हमें आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल तो बहुत ईजी है। अब कौन ईजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कहाँ पे स्टक कर रहे हो। उस चीज़ को सिर्फ आप ये ओवरव्यू कीजिए। उस बेसिकली इसमें ना ओवरव्यू करने की ही आपको ज़रूरत है, रट्टा मारने की चीज़ें कुछ है नहीं, क्योंकि आप रोज़ इस चीज़ को देखते हो कैसे कंट्रोल करना है इन्फेक्शन को। सो वही चीज़ें है बस। सो अगर आपको चाहिए, नोट्स बेसिकली पेड है बट अफोर्डेबल है, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। स्टार्ट कर लेते हैं हमारा 2 टॉपिक अभी हम लोग खत्म करेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। सो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम ये क्या है, तो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर वेरी विथ हॉस्पिटल टाइप नीड रिसोर्सेज। देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब, टीम का मतलब क्या कि जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करे हॉस्पिटल में, तो ये टीम होते हैं। इसमें पर्सन मतलब बहुत सारे होते हैं, तो कितने पर्सन रहेगा इस टीम में वो डिपेंड करेगा कितना बड़ा हॉस्पिटल है, कितने कम्युनिकेबल डिजीज आते हैं, कैसे मैनेज करना है। नॉर्मल अगर एक देखें तो इस टीम में कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहने चाहिए, जो बेसिकली डॉक्टर रहते हैं, देखेंगे सारा चीज़। सर्विलेंस साइंटिस्ट रहना चाहिए ताकि कितना इन्फेक्शन फैल रहा है वो सब डेटा है सब लेने के लिए, और वो कैसे रिड्यूस करेगा वो सब सारी चीज़ें बताएगा। नर्स स्पेशलिस्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, क्योंकि जब यूनिट स्टार्ट की हूँ तभी बताई हूँ कि ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आपके कैरियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको बचने के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेफ रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एक मतलब आता है, एक सीट भी मतलब रहता है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये बहुत ही आराम वाला हॉस्पिटल में काम रहता है। बेसिकली इन्फेक्शन को कंट्रोल को, एक मेरी मैम आई थी पढ़ाने, वो उनका यही सिर्फ जॉब था, तो आराम वाला है। और आपको पता होगा तो आपको भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि कौन सा इसके लिए कौन सा एंटीबायोटिक या फिर क्या एंटी माइक्रोबियल देना चाहिए। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो ऐसे तो नाम से ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख दे सकते हो क्या क्या हो सकता है। डेवलप अ मैनुअल ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर, एसेप्टिक आइसोलेशन, एंटीसेप्टिक टेक्निक, मतलब यही सारी चीज़ों को देखेंगे। इस सब से होगा क्या, एसेप्टिक टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होगा,
तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगी और इनका कंट्रोल करना ही काम है। इट कंडक्ट टारगेट सर्वेलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डेटा एनालिसिस। ये सर्वेलेंस करेंगे, मतलब कितना हो रहा है वो डेटा को देखेंगे एंड करेक्टिव मेजर लेंगे ताकि उसे रिड्यूस कैसे किया जाए। इट सुपरवाइज एंड मॉनिटर क्लीननेस एंड हाइजीन प्रैक्टिस, क्योंकि क्लीन अगर हम लोग रखेंगे तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये सब देख रेख, जैसा कि बताया कि इन्फेक्शन जो भी नर्सेज जो होती है उनका यही काम होता है, कोई भी वो पेशेंट को नहीं संभालती, सिर्फ यही देखते चलती है कि जितने भी काम हो रहा है वो क्लीनिंग के साथ, मतलब अच्छे जितने भी प्रैक्टिस, हाइजेनिक प्रैक्टिस है फिर एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है कि नहीं, तो ये सब सुपरवाइज करना इनका काम होता है। दे शुड बी एक्सपर्ट एंड क्रिएटिव इन जॉब, अपनी जॉब में इनको खूब बहुत नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। ये माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स क्या है, कैसे उसे बचाना है, ये सब उनको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अथॉरिटी टू मैनेज इन्फेक्टिव कंट्रोल प्रोग्राम, साथ ही साथ इनके पास अथॉरिटी होना चाहिए कि कंट्रोल प्रोग्राम हॉस्पिटल में बेसिकली होता है ताकि सारे स्टाफ ये सबको बताया जाए, तो वो सब मैनेज करे, ये सबको बताए, ये भी इनके पास अथॉरिटी रहती है। ये सबको प्रोग्राम भी देते हैं, बेसिकली सारे एजेंडा ही बताते हैं कैसे हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब टीम के बाद है कमिटी। बेसिकली वही बात है दोबारा हमारे सिलेबस में। इन्फेक्शन कंट्रोल में कभी कभी आपको इरिटेटिंग लगेगा कि एक ही बातें बहुत बार दे दी हुई है, बट ठीक है, कुछ कुछ तो बेसिकली डिफरेंसेस होती है। देखिए टीम में बेसिकली जितने एक स्पेसिफिक टीम ही रहती है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, बट कमेटी में आप ऐसा मान लो हॉस्पिटल में जो जो काम कर रहा है ना सब इसके अंदर आएगा, क्योंकि आप काम कर रहे हो केयर देने के लिए और केयर की वजह से ही उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है। तो भैया आप क्या केयर दे रहे हो, कि आपको ठीक करना काम है या फिर डिजीज करवाना काम है। तो सारे लोगों को बेसिकली एजुकेट करना, बताना और इस चीज़ों का ध्यान रखना कि इन्फेक्शन ना हो जाए, चाहे वो क्यों नहीं हाउस कीपर हो या फिर चेयरमैन वहाँ का चेयरपर्सन हो, सबको ये चीज़ देखना है। तो ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी, वो सब काम करता है। रिस्पॉन्सिबल ऑफ मॉनिटरिंग प्रोग्राम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेड करेक्शन एक्शन, जो भी मतलब इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम है वो इसको देखा जाएगा, इम्प्लीमेंट इसे करना होगा। अगर स्ट्रक्चर देखें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का, तो चेयरपर्सन जो कि इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं वो भी मतलब उनका भी ध्यान होना चाहिए कि इन्फेक्शन अच्छे से, इन्फेक्शन बेसिकली हॉस्पिटल में इन्फेक्शस डिजीज कम हो, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसी को ना हो। मेंबर सिक्योरिटी होना चाहिए, जो कि सीनियर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं इनका रोल होता है कि कहाँ पे कौन सा फैल रहा है, किसकी वजह से, कौन सा माइक्रोब्स की वजह से फैल रहा है, तो कैसे इसे रोका जाए, ये रहेंगे। मेंबर्स लाइक अ डायरेक्टर ही गायन हो हॉस्पिटल का, जो जो चाहिए लाइक ग्लव्स से चाहिए तो वो सबका वो ध्यान रखेगा, जो भी इक्विपमेंट है सही टाइम पे सारा ये देगा। नर्सिंग सर्विस, मेडिकल सर्विस ऑपरेशन, मतलब जितने भी हैं नर्स हो या फिर जो भी हो, जितने काम कर रहे हैं सबको, जितने भी मेंबर हैं सब इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए अपने दिमाग में रखेंगे, वो प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे ताकि फैले ना। रिलेवेंट मेडिकल फैकल्टी, वही बात है, सिर्फ वर्ड अलग है कि मतलब जो भी रिलेवेंट, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, केयर करने का काम करते हैं, उस सब जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में आते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल उनका करना उनका एम होना चाहिए। सपोर्ट सर्विस लाइक ओटी वाले जो हो गए हैं उनका तो और काम होता है। ओटी में बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि क्योंकि वहाँ पे तो मीडिया मिल जाता है, स्किन जो है वो बैरियर हट जाता है तो इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। तो ओटी वाले भी वो जितने भी इक्विपमेंट है वो अच्छे से स्टेरलाइज सब करे ताकि इन्फेक्शन ना हो। CSST सेंट्रल स्टेरलाइज सर्विस डिपार्टमेंट, जहाँ पे सारी चीज़ें को स्टेरलाइज किया जाता है तो सही से स्टेरलाइज हो, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब कमेटी में आएंगे। हाउस कीपिंग, अब देखिए जैसे कि मैं आपको जब टीम बताई तो उसमें नर्सेस थी या फिर माइक्रोबायोलॉजिस्ट थी, तो वो वहाँ पे अथॉरिटी करके कि मतलब उन्हें एजुकेट करेंगे। तो हाउस कीपिंग वाले जो होते हैं वो हम लोगों के जैसे वो पढ़ लिख के तो नहीं आते हैं। आप 4 साल पढ़ रहे हो, GNM हो या फिर जो भी हो, डॉक्टर 5 ईयर पढ़ के जा रहे हैं तो उनको तो सारा चीज़ पता होता है, बट ये भी तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इनको कौन बताता है? तो इनको क्लासेस मिलती है, जो जो चीज़ें मतलब होता है, आपको कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेज करना है, कैसे क्लीन रखना है, ये सब बताया जाता है उनको। स्टोर ऑफिस हो, सबको मतलब इक्विपमेंट अच्छे से रहे, इन्फेक्शन ना फैले, सब इस कमेटी के मेंबर होते हैं ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ये तो भैया मतलब मेन हमेशा ये साथ मतलब 24 आवर सबके साथ रहती है, तो इनका तो मेन काम होता है कि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करे। तो ये तो मेन मेंबर हो गई कि इन्हें सारा देख रेख करना होता है।
रोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी देखें तो ये भी वही काम करेंगे, परफॉर्म सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कि कितना बढ़ रहा है कैसे, और सर्विलेंस क्या होता है हम लोग देख ही लिए, तो उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। इस्टाब्लिश और मॉनिटर पॉलिसी डिजाइन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, कैथेटर केयर पॉलिसी हो गया, एंटीबायोटिक पॉलिसी ताकि माइक्रोब्स को किल किया जाए, रोका जाए, डिसइंफेक्टेंट पॉलिसी, तो ये सब इस्टाब्लिश करवाना है। इट इन्वेस्टिगेट्स आउटब्रेक ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, अगर बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हो रही है, एक से दूसरे में फैलते जा रही है, तो ये भी ये देखते रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्यों इतना बढ़ रहा है। तो ये जो हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी वाले। अब एक लास्ट चीज़ जो आपको स्मार्ट बनाएगा, आपको बेसिकली एग्ज़ाम में तो सब कोई जाते हैं और सब ही लिखेंगे वहाँ पे, बट कुछ टॉपर्स जो होते हैं वो पता नहीं कैसे टॉप करते हैं, तो उनका कुछ स्ट्रैटेजी होता है, इतना तो सबको पता है। कुछ चीज़ें जो लिखना होता है कि आप हट के क्या दिखा रहे हो, तो उसमें आप जब भी आपके पास अगर आए ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो जैसा जैसा मैं आपको बताई कि वो होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं, रूट क्या है, माइक्रोब्स क्या है, वो सब लिखोगे, प्रिवेंशन भी लिखोगे। इसके बाद आप अपना रोल जरूर लिखोगे कि आप कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करोगे। इस चैप्टर में जितना भी पढ़े, बेंडल अप्रोच पढ़े, जिसमें कि कुछ स्टेप्स से कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए स्टेप्स हैं जो कि हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद हम लोग देखें सर्विलेंस, तो उसमें डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है कि कैसे डिजीज फैल रहे हैं, साथ साथ उसे मैनेज कैसे किया जाएगा। अब उसमें सब में मैनेज कंट्रोल ही करना काम है, लेकिन आपका क्या रोल है वो देख लेते हैं। तो सोर्स ऑफ रूट ऑफ ससेप्टेबल पॉइंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जब भी फैलता है तो हम लोग वो जो चैन ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज में बताई थी कि इन्फेक्शन कैसे जो है इन्फेक्शियस एजेंट होस्ट में जाता है पोर्टल ऑफ एंट्री के थ्रू, तो ये जो चैन ऑफ इन्फेक्शन है उसको आपका काम है कि ब्रेक करे। ब्रेक कैसे करेंगे मैम आप बोलोगे, तो जैसे कि एजेंट है, तो सबसे पहले तो आप काम करो कि ये एजेंट ही ना रहे हॉस्पिटल में, जितना से ज़्यादा ये बाहर जा सके। इसके बाद आता है कि रिजर्वायर, लाइक इक्विपमेंट पे ये रिजर्वायर अपना घर बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं, आप उस इक्विपमेंट से दूसरे को प्रोसीजर कर रहे हो तो उसमें चला जाएगा, तो भैया उसको अच्छे से स्टरलाइज कर दो। तो ये चैन ऑफ है या फिर मोड ऑफ ट्रांस, मतलब जो भी है इस चैन को आप कहीं से भी ब्रेक करते हो तो अल्टीमेटली होगा क्या कि होस्ट तक ये एजेंट जाएगा तभी तो इन्फेक्शन होगी, तो उसको आप तोड़ो। जब आप तोड़ दोगे इधर से ही कहीं से टूट जाएगा तो यहाँ होस्ट तक पहुँच ही नहीं पाएगा, अल्टीमेटली होगा क्या, इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नॉलेज अबाउट स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन मेथड, एसेप्टिक टेक्निक। ये सब आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बोलोगे कि मैम मुझे तो नहीं है, तो हम लोग पढ़ेंगे, हमारा ये सिलेबस में है और चैप्टर वाइज हम लोग बहुत अच्छे देखेंगे, एग्जाम में भी आता है, तो ये सब आप जान जाओगे जैसे जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा। ऐसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। नॉलेज प्रॉपर टेक्निक, कैथेटर इंसर्शन एंड केयर, कैथेटर को कैसे इंसर्ट किया जाए, केयर कैसे करना है ताकि इन्फेक्शन ना हो, ये आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आप ही इंसर्ट करते हो, आप ही देखते हो। कैथेटराइजेशन वाली में नेसेसरी, क्योंकि हम लोग देखिए कि कैथेटर वाला ये जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इनवेलिंग कैथेटर से बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना हो सके हमें अवॉइड करना है, जब तक नेसेसरी ना हो तब तक यूज कैथेटर का नहीं करना है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिंग, कैथेटर को प्रॉपर सिक्योर करके रखना है। एम्फेसाइजिंग, हैंड वॉशिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल करने का ये प्राइमरी मेजर है कि हैंड वॉश रखिएगा तो एक से दूसरे में नहीं फैलेगा। यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक को आपको हमेशा यूज़ करना है, ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स पढ़ेंगे हम लोग। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, ग्लव्स है, एप्रॉन है, ये सबको आपको यूज़ करना है ताकि आप एक से आपको भी ना फैले और आप इस पेशेंट को केयर दे रहे हो, नेक्स्ट आप दूसरे पर्सन के पास जाते हो तो ये आपकी वजह से ये फैल जाएगा और आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। तो इस स्प्रेड से आपको ये जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है या फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है आपको यूज करना है। ये पीपीई भी एग्जाम में पूछता है, सेकंड यूनिट में ही हमें पढ़ना है। प्लान मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, ये बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा बिन में क्या डालना है आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, उस जैसा है मैनेज करना रहता है वैसे ही करना है। प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ये जो सेंट्रल लाइन का हम लोग देखे, फिर वेसल्स में जो जाने की इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है वो सब आपको बचाना है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट से भी बचाना है। अगर इन्फेक्शियस पर्सन आ रहे हैं तो उनको अदर रूम में आइसोलेट करके रखना है ताकि एक से दूसरे में ना फैले। तो ये सब आपका रोल होता है जो कि आप पॉइंट डाल के ज़रूर लिखिएगा। तो ये था आपका कंटेंट। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या पूछ सकता है आपसे। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो अपने दोस्तों में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में आप ज़्यादातर देखे हो
हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। तो इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में हम लोग देखें। इसके बाद देखिए कि बंडल अप्रोच कैसे उसे सेफ कैसे करेंगे। कोई भी वन चैप्टर जो होता है वो बेस होता है किसी मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वन यूनिट जब भी आप पढ़ते हो वो बेस हो जाता है कि आगे आपको इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं। जो इसमें टर्म आया है ना, अल्टीमेटली घुमा फिरा कि आप वही चीज़ें पूरा इसमें पढ़ोगे। लाइक स्टरलाइजेशन पढ़े, अभी आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो ये आपको पढ़ना ही है, अलग से टॉपिक है। डिसइंफेक्शन क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, तो आगे आप पढ़ोगे बात। लेकिन आप यहाँ तो आप जान गए ना कि ये इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे प्रिवेंट, नॉर्मल बातें। तो यूनिट 1 जो है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो यहाँ से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन 10 मार्क में आपको मैं दिखाई भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूटीआई वाला आ सकता है और नेक्स्ट सर्विलेंस आ सकता है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी RUHS का मे भी एग्ज़ाम है तो इन सब का नोट्स तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, बट वो लोग बहुत जल्द जाके हमसे मांगेंगे और उनका बहुत मैसेज था कि मैम स्टार्ट करवाइए, हमारे एग्ज़ाम है। तो आई नो और आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और हमने मतलब मेरा भी पूरा ये है कोशिश है और मैं नोट्स में ही आपको ना तो अभी मतलब ज़्यादातर कमेंट का रिप्लाई दे पा रही हूँ। हो सकता है आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, 11 यूनिट है तो पूरा मैं कंप्लीट ना करवा पाऊँ, बट मेरा जितना भी हो सके मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप पे नोट्स मिल जाए, ताकि ये एक बार आप रिव्यू कर लो कि कहाँ पे क्या पढ़ना है, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है और उतना जल्दी हम कंप्लीट करवा नहीं सकते। एटलीस्ट नोट्स आपको मिल जाए तो आप उसे एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले मैं सोचूँ, मतलब ऐसा मेरा पूरा ट्राई रहेगा कि आपको अवेलेबल करवा दूँ। सो होपफुली जिन लोगों का भी जितना भी मैसेज था, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपको लगता है कि हाँ मैम समझाते तो बहुत अच्छे समझ जाते हैं। तो आपके विश्वास पे मैं कायम रहूँगी और जितना हो सके जितना भी कंप्लीट मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है, अभी मेरा खुद का शेड्यूल बहुत बिजी हो गया है और साथ ही साथ आप लोग का भी एग्ज़ाम देखना है। सेकंड सेम का भी है तो सेकंड सेम का तो फिर भी कंप्लीट है, कुछ इंपॉर्टेंट ही देखना है, बट आपका ये सब्जेक्ट पूरा बचा है तो मैं जितना हो से कंप्लीट करवाऊँगी। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।